एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की परेशानी लगातार बढ़ते चले जा रही है और परेशानी का आलम है कि लगातार जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में मशक्कत जारी है, लेकिन रिजल्ट सिफर है। तो समझते चले जाइए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का यह हाल आपको समझते चले जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल तो पूरा हो चुका, लेकिन अभी तक उस कार्यकाल के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में भारतीय जनता पार्टी इस कदर हाँफ जाएगी, जिसके पीछे आरएसएस का एक विचारक पूरी तरह से शक्ति भी लगी रहती है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद और अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा नेता स्थापित करने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी सामने आते हुए नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जब मौजूद है अमित भाई शाह जी और तमाम लोगों के बीच जिस तरह गुजरात लॉबी की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, और उन तमाम चीजों के बीच जब भारतीय जनता पार्टी में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में भारतीय जनता पार्टी को इतनी परेशानी हो जाएगी, ये किसी ने अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। तो आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यानी आप समझते चले जाइए, उन चेहरों को आज टटोलते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए किस तरह बेचैन दिखते हैं और दूसरी तरफ कौन कौन लोग उसकी लॉबी करते हुए नजर आते हैं। तो नाम चल रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वैसे नरेंद्र मोदी जी के विरोधी मानी जाती है और राजनीति के विश्लेषक इस बात का विश्लेषण करते हैं कि जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को एक पर्ची देकर जब राजनाथ सिंह ने दूसरे के नाम के अनाउंसमेंट करने की इजाजत दे दी, वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरह से उस वक्त में असहज हो गई थी, वो सब बीती बात जरूर है। और बताया जाता है, राजनीति में भी नजर रखने वाले आसानी से कहते हैं कि गुजरात लॉबी नहीं चाहता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया वहां का सीएम बने, लेकिन आज उनका नाम उछाला जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो बड़े दिलचस्प नजारे हैं। चलिए अब दूसरे चेहरों को भी टटोल लेते हैं और दूसरा चेहरा शिवराज सिंह चौहान के लिए जरूर और जरूर बनाया जाने लगा है। मीडिया की खबरों को यकीन कर लिया जाए तो यह बात सामने आते हुए नजर आते हैं कि शिवराज सिंह चौहान पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी जी से यानी गुजरात लॉबी के बात कर लिया जाए तो शिवराज सिंह चौहान को हटाने में गुजरात लॉबी भी बड़ी कारगर भूमिका जरूर निभाई। और गुजरात लॉबी नहीं चाहता था कि फिर एक बार मामा कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम बने। अलबत्ता उनको कृषि मंत्री से अलंकित जरूर किया गया, एक मजबूत पद उनको जरूर दिया गया। मजबूत पद के साथ उनको झारखंड प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी गुजरात लॉबी से इतर ख्याल रखने वाले हैं। इन चेहरों के बाद जिन चेहरों के बारे में आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण है जो आरएसएस लॉबी से आते हैं। संजय जोशी के बारे में आज बात करने वाले हैं। बड़ी तेजी से संजय जोशी का नाम उभरते चले जा रहे हैं, लेकिन एक बात दर्शक को हम बताते चलेंगे कि जिनका जिनका नाम आते चले जा रहा है, यानी जिसका नाम आगे बढ़ाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग बिल्कुल नहीं बनते। इसके भी एक कयासों का एक बाजार है। तो समझते चले जाइए। और एमके टाइम्स न्यूज भी अपने तरीके से कुछ विश्लेषण करता है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज संजय जोशी को टटोल लेते हैं। संजय जोशी का नाम बताया जाता है कि आरएसएस के तरफ से आगे बढ़ाया गया है। तो समझते चले जाइए कि जब आरएसएस किसी का नाम आगे बढ़ाता है तो गुजरात लॉबी इतनी आसानी से उसको पचा जाएगा, समझा जा सकता है कि वो आसानी से बिल्कुल नहीं पचाएंगे। तो समझते चले जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो संजय जोशी को टटोलना होगा। मैकेनिकल इंजीनियर, नागपुर में जन्मे, यानी महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे, यानी वो मराठी हैं। तो आप समझते चले जाइए। तो चलिए सबसे पहले संजय जोशी के अतीत को टटोल लीजिए, उसके बाद आसानी से आप समझ सकते हैं कि संजय जोशी क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं।
तो बेहद जरूरी है उनके अतीत को टटोलना। सन 1989 की और 90 की बात है, यानी 1989 और 90 की बात है, जब संजय जोशी को पहली बार संगठन का मंत्री बनाकर गुजरात भेजा गया। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से ही नरेंद्र मोदी उस वक्त में महामंत्री, संगठन महामंत्री के पद पर कार्यरत थे, यानी वो कार्य कर रहे थे। और उसके बाद संजय जोशी को भी संगठन का मंत्री बनाकर वहां काम करने के लिए भेजा। उस वक्त दोनों के बीच में तालमेल तो बहुत अच्छा बैठ गया, यानी नरेंद्र मोदी और संजय जोशी का जो तालमेल था वो पूरी तरह से वहां कामयाब होता हुआ दिखा। दोनों की केमिस्ट्री उस वक्त में गुजरात में जरूर चर्चा का विषय बना और परिणाम भी सामने आया। पहली बार 1995 में, यानी 1995 में पहली बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल हुई। तो बताया जाता है इसके पीछे दोनों की कड़ी मेहनत थी, लेकिन सब कुछ उसके बाद बदलता चला गया। तो समझते चले जाइए, उस वक्त में दोनों ने, यानी नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं और संजय जोशी जी, दोनों ने उस वक्त में केशुभाई पटेल को सीएम बनाने की लॉबी की थी। उस वक्त में केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बघेला के बीच में पूरी तरह से मुख्यमंत्री बनने का जिज कायम था, प्रतिस्पर्धा चल रहा था। वैसे अंदर सूत्रों की यकीन कर लिया जाए तो नरेंद्र मोदी और संजय जोशी का भी नाम उछाला गया था, लेकिन ये दोनों लोग पिछड़ गए थे। लेकिन संघ के द्वारा तीसरे व्यक्ति सुरेश मेहता का नाम आगे कर दिया गया, यानी दोनों के बाद जिस तरह से केशुभाई पटेल का लॉबी दोनों ने किया था, उसके इतर होके सुरेश मेहता को सीएम 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया। उसके बाद टटोलते चले जाइए, फिर 1998 के उस घटनाक्रम को भी टटोलते चले जाइए। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई। तो वापसी के साथ ही जिस तरह से केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो समझते चले जाइए उसी के बाद से लगातार दोनों के बीच में केमिस्ट्री में कुछ न कुछ गड़बड़ी दिखाई देने लगी थी, क्योंकि उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को वापस दिल्ली भेज दिया गया और पूरी तरह से संजय जोशी वहां पर संगठन महामंत्री का पद संभालते हुए पूरी तरह से काम में जुट गए थे। और बताया जाता है कि इसके पीछे भी, यानी नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेजने में संजय जोशी की अहम भूमिका थी। और राजनीतिक पे नजर रखने वाले इस बात को कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य बिल्कुल नहीं रहा। और याद कर लीजिए 2001 में जब फिर एक बार लॉबी करते हुए नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बनाए गए, तो उसके बाद सब कुछ होता हुआ दिखा। यानी अब परेशानी संजय जोशी के लिए जरूर था, तो आज उसको भी टटोल लीजिए। और उसके बाद उनको गुजरात छोड़ना पड़ा। और इसके पीछे एक बड़ा तर्क बताया जाता है कि उसी समय में एक सीडी कांड भी आई थी, और सीडी कांड में एक महिला के साथ में संजय जोशी का कुछ पिक्चर सामने आया था, यानी वो सीडी फर्जी थी। और बताया जाता है इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी के कुछ लोगों का हाथ है। उस वक्त के लोगों का नजर इस बात को की तरफ इशारा करता है, यानी राजनीति में नजर रखने वाले उस वक्त में इसी बात को और इंगित करते थे कि इस सीडी कांड के पीछे नरेंद्र मोदी के समर्थकों का हाथ जरूर था। और सब कुछ होता हुआ दिखा। लेकिन 2001 से लेकर 2005 के बीच में संजय जोशी पर जिस तरह से आरएसएस ने विश्वास किया, तो उनको हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये तमाम जगह पे उनसे काम जरूर लिया। महत्वपूर्ण जगह पर रहकर संजय जोशी ने पूरी तरह से काम किया। लेकिन दोनों के रिश्ते, यानी नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के रिश्ते में लगातार कड़वाहट पड़ता चला गया और एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाने लगे। तो समझते चले जाइए, तो संजय जोशी का अतीत को भी आप टटोल लिए। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में यदि कोई कड़ी बन सकते हैं तो संजय जोशी बन सकते हैं। आरएसएस का विचारकों का और आरएसएस का थिंक टैंकरों का यही विश्लेषण सामने आता हुआ दिखता है। लेकिन गुजरात लॉबी को संजय जोशी किसी हद तक पसंद नहीं है,
ये भी आप समझते चले जाइए। तो क्या गुजरात लॉबी से इतर होकर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे? और क्या आरएसएस में वो दमखम बचा है कि वो संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे? क्योंकि लगातार जो खबरें चलते चले जा रही है 2014 से लेकर वर्तमान को टटोल लिया जाए तो इस बीच में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ न कुछ संबंध जरूर बिगड़े हैं। और याद कर लीजिए जेपी नड्डा के उस बयान को, जब वो कहते हुए नजर आए कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है, आरएसएस को उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। और उसी दिन से आरएसएस भी इसी बात की तरफ लॉबी करते हुए नजर आए कि हर हाल में इस बार आरएसएस के तरफ से ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक कड़ी का काम करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा दिलचस्प है, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, तो समझते चले जाइए सबसे ज्यादा कैडर बेस मानने जाने वाली और विचार राष्ट्रवादी मानने वाली, अपने आप को राष्ट्रवादी कहलाने वाली पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में हाफ जाए तो समझते चले जाइए कि इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के अंदर की हलचल किस ओर इशारा करते हुए नजर आती है। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, यानी गुजरात लॉबी और आरएसएस के बीच में अगर टटोलते चले जाइए तो मधुर संबंध तो बिल्कुल नहीं है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे को किस तरह से फीडबैक देने का कोशिश भी लगातार होते हुए दिखता है। तो समझते चले जाइए। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज पर सब्सक्राइब नहीं किया है उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे, और संभव है तो शेयर भी कर सकते हैं। ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग करके स्वतंत्र पत्रकारिता को मदद कर सकते हैं। जोहार।